चलिए, अनुपान के बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका औषध सेवन संबंधी नियम। यानी कि जब भी कोई भी औषध ग्रहण की जाती है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए कि औषध कितनी मात्रा में, कौन से काल में, भोजन से पहले, भोजन के बाद या किस समय आपको सेवन करनी है। वो सारे के सारे जो नियम होते हैं वो आते हैं औषध सेवन संबंधी नियम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं इनकी कि चिकित्सा में भेषज का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः चिकित्सा के सहायक अंगों में भेषज के सेवन काल। जब भी आप किसी भी रोग का ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप कोई भी औषध रोगी को देते हो तो आपका ये उसको बताना ज़रूरी है कि कौन सी समय लेनी है, कितनी मात्रा इसकी लेनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों की युक्ति लगाकर अगर आप चिकित्सा करते हो तो वो उस रोग की श्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाएगी। तो चिकित्सा के सहायक अंगों में भेषज के सेवन काल, मात्रा निर्धारण का समावेश करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने इन दो चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि औषध सुबह लेनी है या रात को लेनी है या कितनी मात्रा में लेनी है, तो आप उस रोग को ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, मान लो आपको रक्तपित्त की ड्रग ऑफ चॉइस तो पता है, लेकिन कब लेनी है, कैसे लेनी है ये नहीं पता, तो आप रक्तपित्त को क्योर नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी रोग को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें उस रोग की औषध के सेवन काल और मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि अगर औषध उचित मात्रा में उचित समय पर सेवन नहीं कराएंगे तो लाभप्रद नहीं होगी और चिकित्सा में सफलता नहीं मिलेगी। क्लियर है बात। फिर आते हैं औषध सेवन काल। सॉरी, रोगी व रोग के कल व अवस्था को ध्यान में रखते हुए उचित समय पर औषध देनी चाहिए ताकि वह अपना कार्य समय प्रकार से कर सके। ठीक है, तो औषध कब देनी है, कब देनी है, कितनी देनी है, इस चीज़ को हमें कैसे डिसाइड करना है कि रोगी कैसा है, रोग कैसा है, उसका बल कैसा है, रोगी बाल्य है, वृद्ध है या युवा है। तो इन सारी अवस्थाओं को, उसके बल को, कि प्रबल बल वाला है, मध्यम बल वाला है, इन सब चीज़ों को हमें देख करके डिसाइड करना है और उसको, इन सब चीज़ों को देख करके हमें रोगी के लिए औषधि सेवन काल डिसाइड करना है। क्लियर है। फिर आता है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आचार्य शारंगधर है, उन्होंने 5 औषधि सेवन काल बताए हैं। AIPGT में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे 2 मार्क्स के अंदर बेसिक एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि आचार्य शारंगधर ने कितने औषध सेवन काल बताए हैं, 5। ठीक है, पहला क्या है, सूर्योदय होने पर, सुबह उठे सूर्योदय होने पर औषध दे सकते हैं एक बार तो। फिर दिन के भोजन के समय औषध दे सकते हैं, संध्या के भोजन के समय औषध दे सकते हैं। मुहुर्मुहुर, मुहुर्मुहुर का मतलब है बार बार, हर 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में बार बार जो औषध दी जा रही है, 1 घंटे 2 घंटे ऐसे औषध दी जा रही है, वो मुहुर्मुहुर के अंदर आती है, बार बार के अंदर आती है। फिर है रात्रि में औषध, यानी कि रात्रि में सोते समय अगर औषध का ग्रहण किया जाए। तो ये जो 5 काल हैं वो किसने बताए हैं, आचार्य शारंगधर ने। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के 10 औषध सेवन काल की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर यहाँ से आपसे क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि सुश्रुत के अनुसार औषध सेवन काल का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला औषध अन्न काल आता है अभक्त या अनन्न, यानी कि मेडिसिन इनटेक ऑन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट जो दवाई दी जाती है उसको हम कहते हैं अभक्त। ठीक है, तो देखिए जितने भी यहाँ पे वर्ड आने वाले हैं ना, चाहे अभक्त आए चाहे प्रागवक्त आए, आपको 1 वर्ड में इनका डेफिनेशन आना चाहिए, फिर आप पूरी लाइन लिख सकते हो इजीली। बस आपको पता होना चाहिए अभक्त का मतलब क्या है, खाली पेट, प्रागवक्त का मतलब क्या है, खाने से पहले, ठीक है, या अधोवक्त का मतलब क्या है, मध्य वक्त का मतलब क्या है, सह वक्त का मतलब क्या है। तो आपको इनके मतलब पता होना चाहिए, फिर आप पूरी की पूरी लाइन इस पर लिख सकते हो। तो पढ़ते हैं अवक्त। अवक्त में क्या है, खाली पेट या पूर्व में खाए हुए भोजन के पच जाने पर जो औषध ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अवक्त औषध कहते हैं। तो जो भी सुबह खाने से पहले, यानी कि एकदम सूर्योदय
पर उठे, आप सोने के बाद उठे, कुछ भी नहीं खाया है और उसके बिना कुछ खाए जो औषध का सेवन किया जाए उसको हम कहते हैं अभक्त औषध। ठीक है ना। तो ऐसी औषध का सेवन आपको कब करना है, कब औषध रोगी को अभक्त देनी है, वो भी आपको याद रखना है कि मान लो रोगी के अंदर कफ का प्रकोप हो, रोगी और रोग दोनों ही बलवान हो, तो हमेशा उसको औषध अभक्त ही देनी चाहिए। अगर रोगी बलवान नहीं है तो आप अभक्त औषध को वो झेल नहीं पाएगा, फिर उसको खाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो रोगी और रोग दोनों बलवान हो तभी औषध क्या है अभक्त दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि सुकुमार हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, उनको हमें कभी भी अभक्त औषध का प्रयोग नहीं कराना है। तो ये होता है आपका पहला पॉइंट। दूसरा आता है प्रागभक्त। प्रागभक्त यानी कि प्री प्रेंडियल मेडिसिन इनटेक। खाने से जस्ट पहले जो औषध ली जाती है ना, उसको कहते हैं हम प्रागभक्त। जैसे हम दोपहर में खाना खाने बैठ रहे हैं, उससे पहले जो औषध का सेवन करते हैं वो आती है प्रागभक्त के अंदर। तो क्या है, इसे अन्नादि काल भी कहते हैं। भोजन करने से कुछ मिनट पूर्व औषध का सेवन प्रागभक्त कहलाता है। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है, ध्यान से सुनिएगा कि कब आपको औषध रोगी को प्रागभक्त देनी है। यदि रोगी अपान वायु के विकारों से पीड़ित है तो हमेशा उसको औषध प्रागभक्त ही दी जाएगी। जैसे कि रोगी को उदावत है, अश्मरी है, मूत्रपक्ष है या प्रदर है, यानी कि जितने भी विकार जिनमें अपान वायु विगुणित हो रही है, उस अवस्था में आपको रोगी को औषध कब देनी है, प्रागभक्त। देखिए, क्योंकि आपने भोजन से पहले ये औषध दी ना, तो अपान वायु, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आमाशय है, फिर यहाँ पे ये पक्वाशय का स्थान आ गया, अपान वायु यहाँ विगुणित हुई है, तो आपने खाने से पहले दी, तो ये क्या है, आमाशय एकदम खाली है, औषध सीधा यहाँ जाएगी, अपना काम शुरू कर देगी। इसीलिए क्या है, आपको जो भी नीचे के विकार हैं, पक्वाशय वाले विकार हैं, अपान वायु के विकार हैं, उनमें औषध हमेशा कब देनी है, भोजन से कुछ मिनट पहले। फिर आता है अधोभक्त। अधोभक्त मतलब भोजन करने के तुरंत बाद। तो यदि आपको रोगी क्रश है और उसको स्थूल बनाना है तो आप उसको अधोभक्त औषध दीजिए। भोजन करने के तुरंत पश्चात औषध देना अधोभक्त कहलाएगा। ये कब दी जाती है, ज्ञान वायु के विकारों में। इंपॉर्टेंट है, आपको ये वायु वाले याद रखने हैं। प्रागभक्त अपान वायु में दे रहे हैं, अधोभक्त ज्ञान वायु में दे रहे हैं। तो ज्ञान वायु के जितने भी विकार हैं उनमें प्रातः काल के भोजन के बाद आपको क्या देना है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, प्रातः काल। सुनना, वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर रोगी ज्ञान वायु के विकारों से पीड़ित है तो उसको सुबह के खाने के बाद औषध देनी है, और अगर रोगी उदान वायु के विकारों से पीड़ित है तो उसको शाम के भोजन के बाद औषध देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है अधोभक्त वाला, याद रखिएगा। आपसे AIPGT में यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि अगर व्यान वायु के विकार से पीड़ित है तो प्रातः काल के भोजन के बाद दीजिए, उदान वायु के विकार से पीड़ित है तो साय के भोजन के बाद उसको औषध का सेवन आपको कराना है। फिर आता है मध्य वक्त। मध्य वक्त यानी कि मील के बीच में जो औषध इनटेक किया जाए। जैसे मान लीजिए सुबह 12 बजे खाना खाया दोपहर में, शाम को आपको 8 बजे खाना खाना है, तो इस टाइम के बीच में आप जो औषध ले रहे हो ना, एक सेकेंड, नहीं, वो आता है अंतरावक्त, हम मध्य वक्त पढ़ रहे हैं। मध्य वक्त में क्या है कि आपने जैसे पूरी थाली में आप खाना लेके बैठे, आपने आधा खाना खा लिया, फिर औषध ले ली, ठीक है, फिर उसके बाद बचा हुआ आधा खाना खा लिया, वो कहलाता है मध्य वक्त। वापस बोल रही हूँ, आप खाना खाने बैठे, आधा खाना खा लिया, फिर उसके बाद औषध ली, फिर उसके बाद बचा हुआ आधा खाना खाया, वो कहलाता है मध्य वक्त। यानी कि आधे भोजन के बाद औषध लेना, उसके बाद बचा हुआ भोजन करना क्या कहलाएगा, मध्य वक्त कहलाएगा। और ये कौन सी वायु के विकारों में आपको सेवन करना है, समान वायु से जितनी भी विकृतियाँ होती हैं, चाहे घृणी दोष हो, अतिसार हो, अल्सर हो, दर्शूल, जितने भी विकार जिसमें समान वायु विगड़ित रहती है उसमें मध्य वक्त ही औषध का सेवन करना चाहिए। फिर आता है अंतरावक्त। अंतरावक्त में जैसे सुबह खाना खाया 11 बजे, शाम को आप 7 बजे खाना खाओगे,
तो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में अगर आप औषध का सेवन कर रहे हो तो वो कहलाता है अंतराभक्त, मेडिसिन इनटेक बिटवीन मील्स, यानी कि दो भोजन काल के बीच में, सुबह के भोजन काल और सायंकाल के भोजन काल के बीच में औषध देना क्या कहलाता है, अंतराभक्त। और यह औषध आपको कब देनी है रोगी को, तो जब रोगी की अग्नि मंद हो, तो अग्नि को दीप्त करने के लिए, उसकी हृदय और मन को बल देने के लिए अंतराभक्त या भक्त अंतर औषध का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है सभक्त। सभक्त यानी कि खाने के साथ ही दे रहे हो, खाना बनाया आपने, खिचड़ी बनाई, दलिया बनाया, कुछ भी बनाया, उसमें औषध डाल दी, भोजन के साथ ही औषध को पका दिया, तो भोजन के साथ औषध को अगर पका करके दे रहे हो तो वो होता है सभक्त। अब ये सभक्त औषध किन लोगों में देनी है, जो अकेली औषध खाने में नाटक करेंगे, जैसे छोटे बच्चे हैं, वो कड़वी दवाइयाँ नहीं खाएंगे, तो आप खाने में मिला के दे दो। जो दुर्बल है, बालक है, स्त्री है, वृद्ध पुरुष है, जिनको अरुचि है, जो औषध खा ही नहीं सकते, जो सर्वांग वात रोग से पीड़ित हों, उनके अंदर आपको औषध कैसी देनी है, सभक्त, खाने में मिलाकर के औषध का प्रयोग करना है। फिर आता है सामुदक। सामुदक का मतलब भोजन के पूर्व व पश्चात, खाना खाने बैठ रहे हो, उससे जस्ट पहले औषध ले ली, खाना खाते ही फिर औषध ले ली, यानी कि दोनों बार ली, भोजन के पूर्व भी और भोजन के पश्चात भी। अगर दोनों बार औषध ली तो वो औषध आती है सामुदक के अंदर। इसमें ये कब लेनी है, जब ऊपर और नीचे दोनों के विकार हों, यानी कि ऊर्ध्वगत विकार भी हो और पक्वाशय के विकार भी हों, तो औषध जो है वो सामुदक लेनी चाहिए। भोजन से पूर्व और भोजन के पश्चात दोनों समय में औषध का सेवन करना चाहिए, यानी कि दोषों का ऊपर व नीचे फैलना हो। हिक्का वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो हिक्का रोग है, क्वेश्चन यही केसीपी में पूछा जाता है रोग का नाम लेकर के कि हिक्का में आप कौन से औषध काल में औषध का प्रयोग करोगे, तो आपको आना चाहिए कि सामुदक है, ठीक है ना। हिक्का, कंप व आक्षेपक, इन सभी रोगों में औषध कैसी लेनी चाहिए, सामुदक लेनी चाहिए। फिर आती है मुहुर्मुहुर। मुहुर्मुहुर मतलब हर बार 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 लेते ही जा रहे हो, तो औषध को भोजन के पूर्व भी ले रहे हो, मध्य भी ले रहे हो, पश्चात भी ले रहे हो, और जब जरूरत पड़ रही है तब हमेशा ले रहे हो, तो कौन सा सेवन काल होता है, वो मुहुर्मुहुर। तो फिर से याद रखना है कि हिक्का में औषध सामुदक और मुहुर्मुहुर दोनों कालों में ली जाती है। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, हिक्का में औषध सामुदक और मुहुर्मुहुर दोनों काल में ली जाती है, ठीक है। मान लीजिए कोई रोगी है, विष विकार से पीड़ित है, विष विकार है, तो बार बार जब भी उसको विष का वेग आएगा तब वो औषध बार बार लेगा। अगर उसको बार बार उल्टी आ रही है तो हर बार औषध लेगा। ऐसा थोड़ी है एक बार मतलब कि सर्दी पूरे दिन हो रही है और एक बार औषध ले ली तो फ्री हो गया, नहीं, क्योंकि हर बार सर्दी में वो औषध बाहर निकल जाएगी, तो उसको सर्दी रोग में बार बार औषध लेनी पड़ेगी। सर्दी है, हिक्का, तृष्णाकाश, इन रोगों में व्यक्ति को मुहुर्मुहुर औषध का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आता है सग्रास। भोजन के प्रत्येक ग्रास के साथ, हर ग्रास के साथ एक बाइट खाई, औषध खाई, फिर दूसरा बाइट खाया, फिर औषध खाई, फिर तीसरा बाइट खाया, फिर औषध खाई, तो इस तरीके से अगर वो भोजन का और औषध का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो वो औषध कौन सी कहलाती है, सग्रास कहलाती है। ये कब लेना है, प्राणवायु के विकारों में, मंदाग्नि में, और जितनी भी वाजीकारक औषधियाँ होती हैं वो हमेशा सग्रास ली जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्राणवायु के विकार हैं या वाजीकरण औषधियाँ हैं वो कैसे ली जाती हैं, सग्रास, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है ग्रासांतर। ग्रासांतर में क्या होगा, एक ग्रास खाया फिर औषध खाई, फिर ग्रास खाया फिर औषध खाई, वो तो अभी सुनना, कंफ्यूज मत होना। ग्रासांतर क्या है, पहले एक बाइट खाया फिर औषध खाई, फिर एक बाइट खाया फिर औषध खाई, ये तो है ग्रासांतर, ठीक है। और सग्रास क्या है कि जो भी आप बाइट ले रहे हो उसी के साथ मेडिसिन अंदर जा रही है। आपने जैसे दाल रोटी से जो भी खा रहे हो तो वो औषध से लगा लगा के आप अगर खा रहे हो तो वो होता है सग्रास। और ग्रासांतर, पहले बाइट खत्म किया फिर औषध खाई, फिर औषध खत्म हुई फिर बाइट खाया फिर औषध खाई, वो सीक्वेंस क्या होता है, ग्रास आंतर, यानी कि दो ग्रासों के बीच में औषध का सेवन ग्रासांतर कहलाता है। और प्राणवायु की विकृति, हृदय विकार, इनमें भी ग्रासांतर औषध का सेवन करना चाहिए,
तो ये जो 10 काल हैं वो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, लेकिन आचार्य भागवत ने एक काल एक्स्ट्रा और बताया है, वो है नैश। नैश का मतलब होता है रात्रि। तो रात्रि में सोने से पूर्व जो औषध ली जाती है वो आती है नैश के अंदर। ये किसने बताई है? आचार्य भागवत ने बताई है। और कौन से विकारों में हमें रात्रि को औषध का सेवन करना चाहिए? तो जितने भी ऊर्ध्व जठरगत विकार हैं, सिरसूल है, सूर्यावर्त है, अनंतवात है, और भी जितने भी विकार आप जानते हो, पीनस, प्रतिशाय, इन सभी विकारों में औषध कब ली जाएगी? रात्रि के अंदर ली जाएगी। तो ये तो क्या रहे? औषध सेवन काल। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम औषध मात्रा का निर्धारण।